अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। अगर आप फिजिक्स का स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम करने जा रहे हैं न्यू पेपर स्टार्ट जो है 2012 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 एंड वेरिएंट 2। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है द लेवल ऑफ वाटर इन अ मेयरिंग सिलेंडर इज 75 सेंटीमीटर क्यूब। A stone of volume 20 centimeter cube is lowered into the water. What is the new reading of the water level? हम मेजरिंग सिलेंडर यूज कर रहे हैं, उसमें 75 वॉल्यूम है पहले से वाटर का। अगर हम 20 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे तो 75 में 20 ऐड हो जाएगा और रीडिंग फाइनल रीडिंग हमारे पास आ जाएगी 95। तो डी ऑप्शन करेक्ट है 95 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये दोनों वॉल्यूम्स आपस में ऐड हो गए हैं 75 एंड 20 centimeter cube. Question number 2 है the diagram shows three forces acting on a block. Which additional force will produce a resultant force of 3 Newton to the left side? हमने यहाँ पर एक और अप्लाई करनी है जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 3 न्यूटन लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इन फोर्सेस का सम क्या है। 11 न्यूटन राइट साइड पर है, 5 न्यूटन लेफ्ट साइड पर है। दोनों को सम करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 11 माइनस 5 यानी कि 6 न्यूटन का डिफरेंस आ रहा है। इट्स मीन अगर हमने इस ऑब्जेक्ट की फोर्सेस को बैलेंस करना हो तो मुझे लेफ्ट साइड पर 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई करनी होगी, बट मुझे फोर्सेस को बैलेंस नहीं करना, मुझे लेफ्ट साइड पर 3 न्यूटन फोर्स इंक्रीज करनी है ताकि रिजल्टेंट फोर्स 3 न्यूटन आए और ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर मूव करें या लेफ्ट साइड पर फोर्स 3 न्यूटन ज्यादा हो। तो 3 न्यूटन इंक्रीज करने के लिए 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये सब फोर्सेस प्रॉपर इक्वल बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन हमने 3 न्यूटन इंक्रीज करनी है तो 6 में 3 और ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास फोर्स आ जाएगी 9 न्यूटन। तो लेफ्ट साइड पर अगर हम 9 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई करें तो रिजल्टेंट फोर्स 3 न्यूटन होगी लेफ्ट साइड पर। तो 9C पार्ट करेक्ट है। A table tennis ball is released from the top of an evacuated tube. एक evacuated tube से बॉल को रिलीज किया गया है। Which graph shows how the speed of ball changes with the time as it falls to the bottom of the tube? And we know that in the absence of air, object falls with constant acceleration according to law of gravitation. तो यहाँ पर हम देखते हैं constant acceleration ग्राफ कौन सा है। तो constant acceleration ग्राफ A है जिसमें स्पीड एंड टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चेंजेस में इक्वल इंटरवल ऑफ स्पीड चेंज आएगा, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो ए ग्राफ बनेगा। यहाँ पर देखिए सी ग्राफ भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही है, लेकिन उसमें स्पीड डिक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट जब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती हैं उनकी स्पीड इंक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ए ग्राफ करेक्ट होगा, सी करेक्ट नहीं है। बी और डी तो करेक्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ग्राफ ही नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 4 देखते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन, ओके, व्हिच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट 30 सेकंड। 30 सेकंड पर हमने कार का एक्सेलरेशन बताना है कि 30 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा। पहले इंक्रीज हो रहा था 30 सेकंड से पहले और 30 सेकंड के बाद डिक्रीज हो रहा है। इट्स मीन 30 सेकंड पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। इट्स मीन अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहाँ देखते हैं एक्सेलरेशन उसने पूछा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डायग्राम शोज अ फायरवर्क रॉकेट। As the rocket flies through the air, 3 forces act on it. These forces are weight, thrust and air resistance. What are the 3 forces? 3 forces हमने देखनी है। Thrust फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो Q जो है वो thrust है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर कि Q जो है वो thrust है। तो thrust के अपोजिट डायरेक्शन में air resistance होगी तो S जो है वो resistance है। तो मैं यहाँ पर resistance लिख देता हूँ। मेरी राइटिंग थोड़ी सी कंप्यूटर में इतनी अच्छी नहीं है। ओके, तो अब रह गया हमारे पास वेट। अब रॉकेट का वेट जो है वो नो दैट हर ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो इन द डायरेक्शन ऑफ आर होगा। तो आर के साथ मैं लिख देता हूँ वेट डब्ल्यू को मेंशन कर देते हैं। तो अब इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। थ्रस्ट क्यू है, रेजिस्टेंस एस है। थ्रस्ट क्यू है, रेजिस्टेंस एस है, तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट है जिसमें वेट आर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज अ मास ऑफ 15 kg।
It is pushed horizontally by a force of 40 Newton. The friction force is 10 Newton. What is the acceleration of the object? पहले तो हम टोटल 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और 10 न्यूटन फ्रिक्शन है. इट्स मीन जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पर वो 30 न्यूटन होगी. 40 माइनस 10 करेंगे तो 30 न्यूटन फोर्स है वो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है, ऑब्जेक्ट को मूव करवा रही है. तो हमने देखना है 30 न्यूटन फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो वी नो दैट F इज इक्वल टू ma. फॉर्मूला है. एक्सेलरेशन हमने इसमें फाइंड करना है. फोर्स हमारे पास 30 न्यूटन है, मैस उसने बता दिया है 15 kg और एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. एन ऑब्जेक्ट y इज इन अ फिक्स पोजीशन ऑन अ रॉड. अ वेट x इज मूव्ड एंड द पोजीशन ऑफ अ पिवट इज एडजस्टेड अंटिल द रॉड बैलेंस ऑन द पिवट एज शोन. ओके, ये रॉड बैलेंस है ऑन पिवट पॉइंट. यहाँ पर x एंड y टू ऑब्जेक्ट्स हैं. The experiment is repeated in a region where the gravitational field strength is lower. What is done to keep the rod balanced? अगर ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाए तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये बैलेंस ही रहेगा. क्योंकि जहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ है, अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन पर केजी है और इस सब्जेक्ट पर अगर फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है और इस सब्जेक्ट पर भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है और दोनों बैलेंस है, तो जब ये लोअर ग्रेविटेशनल फील्ड में जाएंगे तो फॉर एग्जांपल इस सब्जेक्ट पर फोर्स हाफ हो जाती है, 5 न्यूटन हो जाती है. तो जो लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स भी हाफ हो जाएगी 5 न्यूटन. तो ये दोनों फिर भी बैलेंस ही रहेंगे क्योंकि दोनों साइड्स पर प्रोड्यूस होने वाला जो टॉर्क है वो इक्वल ही रहेगा. तो यहाँ पर सेम का ऑप्शन देखते हैं. पिवट पॉइंट को नो मूवमेंट करें हम और एक्स पॉइंट को भी नो मूवमेंट करें तो हमारा ऑब्जेक्ट फिर भी बैलेंस ही रहेगा. तो डी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. फॉर सॉलिड यूनिफॉर्म कोन्स हैव इक्वल वेट. दे आर प्लेस्ड ऑन अ बेंच एज शोन इन स्केल डायग्राम. व्हिच कोन इज मोर स्टेबल? तो वी नो दैट कि स्टेबिलिटी डिपेंड करती है सेंटर ऑफ मास पर एंड डायमीटर पर. तो सबसे ज्यादा डायमीटर सी है और क्योंकि इसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नियर टू द बेस ज्यादा है तो इस वजह से इसका सेंटर ऑफ मास भी नियर द बेस ही बनेगा. तो ये दोनों बेनिफिट्स सी ऑप्शन में है हमारे पास, इसलिए सी करेक्ट होगा. इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास भी लोअर है और इसका बेस डायमीटर भी ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. द डायग्राम शोज हाउ द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग चेंजेस व्हेन अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज हंग ऑन इट. द 10 न्यूटन लोड इज रिप्लेस्ड विद 20 न्यूटन लोड. व्हाट इज द न्यू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? हमने 10 न्यूटन को रिप्लेस कर दिया है 20 न्यूटन लोड से. तो देखते हैं. We know that F is equal to kx in the form of spring mass system. और यहाँ पर क्योंकि हमने स्प्रिंग को चेंज नहीं किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा. तो इस रिलेशन को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं. F over x is equal to k. क्योंकि k कांस्टेंट है तो k को हमने राइट साइड पर रखा है और जो वैल्यूज चेंज होने वाली है उनको मैंने लेफ्ट साइड पर मूव करवा दिया है. अब मैं इन 2 केसेस के लिए जिसमें 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है और 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगी इनका रिलेशन बनाना चाहता हूं. तो मैं इस तरह लिख सकता हूं F1 over x1. F1 वो फोर्स है जो 10 न्यूटन हमने अप्लाई की और x1 डिस्टेंस है जब फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई हुई तो इसने कवर किया जो कि है 5 to 8 हुआ तो मीन 3 न्यूटन इसने डिस्टेंस कवर किया है. और F2 वो फोर्स है जो 20 न्यूटन वेट लोड करने पर अप्लाई होगी और x2 वो डिस्टेंस है जो 20 फोर्स अप्लाई होने पर कवर होगा जो हमने फाइंड करना है. तो वैल्यूज को पुट करेंगे. फर्दर क्वेश्चन में यहां कर लेता हूं. तो F1 हमारे पास फोर्स 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय x1. x1 डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? जब स्प्रिंग पर कोई भी ऑब्जेक्ट हैंग ना किया हो तो 5 सेंटीमीटर लेंथ है और जब हमने 10 न्यूटन लोड इस पर हैंग किया तो 8 हो गया. इट्स मीन 5 to 8 3 सेंटीमीटर इंक्रीज आया तो x1 3 सेंटीमीटर होगा. इज इक्वल टू F2 20 है और x2 हमने कैलकुलेट करना है. तो इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6. तो इट्स मीन जब हम यहाँ पर 20 न्यूटन का ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो इसकी जो चेंज है इंक्रीज इन लेंथ है वो 6 होगा.
अब इसमें जो इंक्रीज आ रहा है वो 6 है और ओरिजिनल लेंथ हमारे पास 5 है, तो जो फाइनल लेंथ होगी स्प्रिंग की वो 5 प्लस इंक्रीज इन लेंथ जो कि 6 है वो होगी, और 5 प्लस 6 इज इक्वल टू होगा 11। तो फाइनल लेंथ हमारे पास 11 सेंटीमीटर होगी जो कि बी पार्ट है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। लास्ट एमसीक्यू देखते हैं आज का। The mass and the volume of a bar made from metal X are measured. The mass and the volume of 4 other bars are measured. Which bar is made from a metal with a density that is double that of X? Okay, first of all हम देखते हैं कि density डिपेंड किस पर करती है, तो density is equal to the mass per unit volume। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डबल है, इट्स मीन या तो उसका मास डबल है या फिर उसकी वॉल्यूम हाफ है, क्योंकि मास डबल करने से यहाँ पर फैक्टर 2 आएगा या फिर वॉल्यूम को हाफ करने से फैक्टर 2 आएगा, जिससे डेंसिटी डबल हो जाएगी। तो हम पहले देखते हैं कि मास डबल का ऑप्शन है हमारे पास, मास कंपेयर विद एक्स डबल यस है। अगर मास को डबल रखा है तो फिर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर उसने वॉल्यूम को हाफ कर दिया, तो यह रॉन्ग है। मैस वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इट्स मीन हम वॉल्यूम को हाफ करेंगे। अगर हम वॉल्यूम को हाफ करेंगे तो फिर मैस को चेंज नहीं करना, मैस अनचेंज रहेगा। तो हम देखते हैं वॉल्यूम का ऑप्शन हाफ यस एंड मैस सेम, मैस चेंज नहीं होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके बच्चों, इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए गए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।